नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसने रिश्तों को जो है शर्मसार कर दिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा अपना किस पर भरोसा करते हैं, किस पर आप अंधा विश्वास करते हैं, तो आप अपने भाइयों का नाम लेंगे, आप अपने माता पिता का नाम लेंगे, जिन पर कहेंगे आप हम अंधा भरोसा करते हैं। ठीक, लेकिन क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि आपके भाई से आपका झगड़ा हो सकता है, आपके भाई सगे भाई से आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि आपका भाई आपकी गर्दन काट सकता है, आपका भाई आपके सिर को धड़ से अलग कर सकता है, छोटा हो या बड़ा हो? कभी नहीं। कोई भी भाई ऐसा नहीं कहेगा यार हमारे बीच चाहे जितना झगड़ा हो जाए लेकिन भाई हमारा इतना नीचे नहीं गिर सकता है। लेकिन यूपी के प्रयागराज में सच में रिश्तों को कलंकित कर देने वाला हत्याकांड हुआ है। यहाँ पर एक बड़े भाई को महज जमीन के कुछ फीट के टुकड़े के लिए दो छोटे भाइयों ने इतनी बेदर्दी से मारा कि उसके सिर को जो है उसके धड़ से अलग कर दिया। और ये सब पूरी वारदात उन्होंने उसके परिवार के सामने अंजाम दिया। यानी जो बच्चे अपने पिता के भाइयों को चाचा चाचा कहकर पुकारते थे, चाचा कहकर उनके साथ उनसे कुछ भी मांगना होता था, उनके यहाँ आते जाते थे, उन चाचाओं ने जो है, छोटे चाचाओं ने अब उनके पिता की गर्दन जो है उनकी आंखों के सामने धड़ से अलग कर दिया, महज सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए। प्रयागराज की इसका दो खबर ने जो है ना सबको हिला कर रख दिया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि जमीन के कुछ फीट के टुकड़े के लिए भला छोटे भाई इस तरह से क्या उनके सिर पर खून सवार हो सकता है कि वो अपने बड़े भाई का गर्दन काट दें, और इस बात के बारे में भी ना सोचे कि जिस भाई की गर्दन काट रहे हैं उस भाई के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई की हत्या के बाद उन बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा जिसे वो भाभी भाभी कहकर पुकारते हैं। लेकिन जमीन के लिए ना, जमीन का लालच कहते हैं यही होता है, इतना बुरा होता है कि आदमियों को हैवान बनाकर रह देता है। प्रयागराज के दो छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ये घटना जो है प्रयागराज के मऊइमा थाना क्षेत्र है। मऊइमा थाना क्षेत्र में बादलपुर गांव है। यहां पर 4 बिस्वा जमीन के लिए ये खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि छोटे भाई दो छोटे भाई थे, वो अपना घर बनवा रहे थे। उन्होंने नींव की खुदाई का काम चल रहा था और शनिवार की सुबह जब ये खुदाई का काम वो कर ही रहे थे तभी बड़ा भाई मुंबई से अपने परिवार के साथ यहाँ पर गांव अपने आया था। उसने ये कहा कि पहले पहले बातचीत कर लेते हैं, कहाँ कौन किसका हिस्सा, इसके बाद जो है तुम काम शुरू कराओ। लेकिन छोटे भाइयों को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जो ये कहें घर बनाने के लिए औजार इस्तेमाल होते हैं, फावड़ा, कुदाल, सरिया, इन सब से दोनों छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई पर हमला बोल दिया। बड़ा भाई अकेला था, इन दोनों छोटे भाइयों के सामने टिक नहीं पाया और उनके हथियार कोई फावड़ा से मार रहा है, कोई कुदाल से मार रहा है, तो कहाँ तक वो बच पाता। बार बार के वार से जो बड़ा भाई था संतोष, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, वो वहीं पर गिर गया। और इसके बाद तो छोटे जो भाई थे, मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया। जिस कुदाल से गड्ढा खोदते हैं, जिस कुदाल से पत्थर को तोड़ते हैं, उसी कुदाल से अपने भाई की गर्दन को 2-3 वार में उन्होंने अलग कर दिया। जब भाई की गर्दन अलग हो गई तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। अपने पति को बचाने के लिए जब पत्नी आगे आई तो उसे भी चोटिल किया, यानी अपनी भाभी को चोटिल किया। और जब देखा कि मामला हंगामा बढ़ गया है, लोगों की भीड़ जमा हो गई है, पुलिस आ सकती है, तो दोनों भाई अपने परिवार के साथ फरार हो गए। अब पुलिस की टीमें जो हैं उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं जो पत्नी अर्चना है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सोचिए, जिस जमीन के लिए ये सब लड़ाई हो रही थी, अब वो जमीन किसके काम आएगी। बड़ा भाई जो दावा कर रहा था कि भैया हमारा भी हिस्सा है, जरा बात कर लो, वो मर गया। दोनों भाई हत्यारे बन गए। अब उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। अब ये जमीन किसके काम आएगी? किसी की नहीं। सब बर्बादी की कगार पर पहुंच गए महज कुछ फीट की जमीन के लिए।
थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा विवेक से अगर काम कर लेते तो सभी भाई खुशी खुशी वहां रह सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ फीट मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन एक फीट इधर से उधर नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। और यहां पर देखो यही हुआ, कुछ फीट की जमीन इधर से उधर करना था, उस चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरा घर बर्बाद। दो भाई हत्यारे बन गए, अब वो भागे भागे फिर रहे हैं। आज नहीं कल पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, सलाखों के पीछे चले जाएंगे। जिस जमीन के लड़ रहे थे, अब वही जमीन बेचकर उनको जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा भाई जो भी अपना कुछ फीट की जमीन के लिए मारा जा रहा था, देख लो पहुंच गए स्वर्ग, अब कर लो, ले लो जमीन तुम। कहते नहीं कि आदमी कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, और जो सोचता नहीं है वो हमेशा के लिए पछताता है। इस खबर पर हम आगे इस सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, राम भजन मौर्य जी ने, राकेश कुमार विश्वकर्मा जी ने, अशोक जी ने 200 रुपये की हमें आर्थिक मदद भेजी, हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ते रहे। साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको पहले विस्तार से खबर बताते हैं और हम बताते हैं क्यों ज़मीन के लिए कभी नहीं लड़ना चाहिए, और जो ज़मीन के लिए लड़ा है कभी उसके हाथ रत्ती भर ज़मीन नहीं आई है। हम सबके पास गांव में ज़मीन होती है, लेकिन 1 फुट 2 फुट के लिए हम अपने भाई से ही इस कदर लड़ जाते हैं कि उसकी भी बर्बादी तय करा देते हैं और अपनी भी बर्बादी तय करा। थोड़ा सा अगर हम ही गमी सह लें कि चलो यार मेरा छोटा भाई है, हम जिन छोटे भाइयों के साथ बचपन से बड़े होते चले आए हैं, अच्छा इसकी वजह क्या होता है ना, पत्नियां कहीं कहीं पर इस चीज की वजह होती है कि इतना मामला बढ़ जाता है। पत्नियां ना जो अपने पति के दिमाग में भाई 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 बोलती रहती है, अरे ये ले लिया ये ले लिया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से ये सब बर्बादी होती है। अभी हम उस पर बात करते हैं, पहले हम पूरी खबर आपको समझा देते हैं कि आखिर पूरा मामला घटनाक्रम क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज के मऊ आइमा के बादलपुर गांव है। यहाँ पर संतोष कुमार विश्वकर्मा का पुश्तैनी गांव है। जो संतोष कुमार विश्वकर्मा है जिनकी डेथ हुई है, वो मुंबई में फर्नीचर बनाने का काम करते थे, वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते थे। संतोष के पिता जो है नंद किशोर विश्वकर्मा जो हैं, वो उनकी मौत हो चुकी है करीब 7-8 साल पहले। नंद किशोर के 4 भाई थे, 4 बेटे थे, माफ करना। सबसे बड़ा बेटा संतोष विश्वकर्मा, फिर अशोक, फिर विनोद और चौथा बेटा मनोज। इनमें से संतोष जो है सबसे बड़ा था। ठीक, परिवार के पास कुल 4 बिस्वा जमीन थी, ये गांव में थी, जिसमें चारों भाइयों का एक एक बिस्वा हिस्सा था। सिंपल सीधी बात थी। ठीक है, सभी भाई जो हैं पहले मुंबई में फर्नीचर का काम करते थे और सब ठीक ठाक चल रहा था। पिछले करीब 2 महीने पहले जो है अशोक और विनोद यानी संतोष के बाद वाले 2 जो भाई हैं, वो गांव लौट आए, यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगे और यहाँ पर उन्होंने अपना मकान बनवाना शुरू किया। अब जब इन्होंने मकान बनाना शुरू किया तो संतोष की पत्नी अर्चना जो है, उन्होंने बताया कि ज़मीन का अभी जब से माता पिताजी की मौत हुई तब से ज़मीन वैसी ही पड़ी थी गांव में, ज़्यादातर भाई वहीं रहते थे। अब ये गांव लौट के आए, इन्होंने जो है अपना घर बिना नाप जोक के कि भाई किसके हिस्से में कौन सा हिस्सा जा रहा है, उसके बिना नाप जोक किए ये अपना दोनों भाई घर बनवाने लगे। अब इस बात की खबर कैसे मिली? संतोष को गांव वालों से ही पता चली होगी। अब संतोष की पत्नी जो है अर्चना देवी अपने भाई, क्या कर रहे हो, देखो वो वहाँ बनवा ले रहे हैं, गांव में होना ज़मीन की अच्छी है बात है। अच्छा, मौजूदा ज़मीन की इस समय कीमत जो है ये 7 से 8 लाख रुपए पूरी ज़मीन की थी। अब संतोष भाई काम कर रहा है, बाहर रहकर काम करना अपने आप में ही तनाव का काम है। ऊपर से उसे इस बात का वो बार बार सुनने को मिल रहा है कि गांव में भाई ये देखो दोनों भाई ज़मीन पूरी कब्जा ले रहे हैं, तुम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, फलाना ठिकाना। रोज रोज उसका पत्नी के साथ किचकिच हो रहा है। शनिवार की सुबह जो है करीब 7 बजे मुंबई से संतोष यहाँ आता है, अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाता है कि भाई अब जो भी आदमी बाहर है, अब उसके पास भले ही वहाँ अपने रहने का कोई ठिकाना बना हो ना बना हो, फिर भी आदमी जो जिसकी पुश्तैनी जड़ें जहाँ से होती ना, वहाँ वो चाहता है कि कोई ना कोई उसका टुकड़ा ज़मीन का उसके पास रहे। क्योंकि आजकल के आप हालात देखो, चाहे कोरोना काल आया हो, कभी भी कोई विपत्ति आ सकती है, तो आदमी को सबसे ज़्यादा सुरक्षित उस जगह लगता है जहाँ से उसकी शुरुआती जड़ें जुड़ी हैं, यानी उसके गांव से। तो आदमी जब भी मुसीबत में पड़ता है तो अपने गांव की तरफ सबसे पहले भागता है।
संतोष और उनकी पत्नी, उनके बच्चे भले मुंबई में रहकर पढ़ रहे हों, अच्छे से कमा रहा था संतोष, लेकिन एक एट द लीस्ट यही था कि जब भी बुढ़ापा आएगा तो कहाँ जाएंगे, अपने गांव ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ अपनी ज़मीन है, अपने लोग हैं, उनके बीच जो है बुढ़ापा आराम से कटेगा। इसलिए जब संतोष की भी लगा कि चलो भाई ठीक है, भाई हैं, बात करके मामला सुलझा लेते। शनिवार की सुबह बताते हैं संतोष जो है ये बादलपुर गांव यहाँ पहुंचे। यहाँ पर सुबह सुबह दोनों भाइयों के घर का काम बनने का काम चल रहा था। जब वो घर के अंदर पहुंचे, अशोक और विनोद अपना मकान बनवाने के लिए नींव का गड्ढा जो खोदा जाता है, वो नींव की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान संतोष ने कहा कि दोनों भाइयों से, अशोक और विनोद से, कि भैया पहले बंटवारा कर लो कि कौन किसका हिस्सा है, ताकि बीच में बाद में झगड़ा ना हो, और अब ना एक बार बंटवारा हो जाए। बंटवारा हुआ नहीं, अभी तुम यहाँ बना ले रहे हो, तुम वहाँ बना ले रहे हो, अभी हम हैं, छोटा भाई है, सबको ये हो कि भाई हमको यहाँ चाहिए था, तुमने यहाँ बनवाया, तो पहले आपस में बैठकर बात कर लो, उसके बाद भाई जिसको जहाँ ठीक लगे वो बनवा लो। तो ये बात हुई, तो इसमें मामला गहमा गहमी बढ़ गई। जो अशोक और विनोद थे वो शायद पहले से ही ठान के आए थे कि कोई कुछ भी आ जाए, हम किसी की नहीं सुनेंगे, जैसा हम बनवाना चाह रहे हैं हम वैसा ही बनवाएंगे। अब दोनों भाई एक तरफ, वो दोनों भाई जो हैं गाली गलौज शुरू हो गई। अब बताओ, भाई भाई को गाली दे रहा होगा तो गाली किसको दे रहा होगा? माँ की गाली दे रहे होगे तो किसकी माँ थी? तीनों की एक ही माँ थी, कोई अलग अलग थी? लेकिन ना, जब कहते हैं ना नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। एक भाई दूसरे भाई को गरिया रहा है, और क्या गाली दे रहे होगे? तुम्हारी भी माँ वही, उसकी भी माँ वही, जो खून तुम्हारे अंदर बह रहा है उसके अंदर भी वही खून है, तो तुम किसको गरिया रहे हो? एक दूसरे को ही गरिया रहे हो। लेकिन ना, बुद्धि तो घास चढ़ने चली गई, क्योंकि भाई अब दिमाग में तो ये था कि अरे जमीन कैसे मांग दिया इसने हमसे, ये वहां मुंबई में कमा रहा था, यहाँ पर अचानक आ गया, इसको जमीन की क्या जरूरत है, मुंबई में कमा रहे हो, मुंबई में रहो। अब ये बात गहमा गहमी इतना बढ़ गई कि धीरे धीरे हाथापाई तक मामला पहुंच गया। अब जानते हो, चक 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 शुरू होता है, तो इधर आदमी एक बात बोल रहा है, मेरिया चार बातें बोल रही। अब वो मामला इतना गर्मा गया कि दोनों भाई जो थे, अशोक और विनोद, उन्होंने अपने बड़े भाई संतोष के ऊपर, जो भी उनके हाथ में था, नुकीले सब्बल जानते हो जो खोदने के लिए होता है, कुदाल फावड़ा लेकर जो है दोनों भाई संतोष के ऊपर टूट पड़े। अब संतोष इस चीज की तैयारी में तो गए नहीं थे कि लड़ाई होगी, और ना ही उन्होंने सपने में सोचा था कि जिन छोटे भाइयों के साथ उनका पूरा बचपन बीता है, जो छोटे भाई 2 महीने पहले तक उनके साथ मुंबई में रहकर काम कर रहे थे, वो दोनों भाई जमीन के महज कुछ फीट के टुकड़े के लिए जो है उनके ऊपर सीधा हमला बोल दी। दोनों भाइयों ने संतोष के ऊपर हमला बोल दिया, वही हथौड़ा, वही मतलब सब्बल कुदाल फावड़ा लेकर, और ताबड़तोड़ मारा। जब 2-3 बार वार किए तो संतोष अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नुकीली चीजें हाथ पे लगेंगी तो जख्म होगा, खून बहेगा, और आप सर पे कहीं मार दिया तो आप नीचे गिर गए। संतोष भी यही हुआ, संतोष नीचे गिर गए, और इसके बाद तो दोनों भाइयों के सिर पर मानो खून सवार हो गया। अपने घायल भाई, बड़े भाई को कहा जाता है बाप जैसा बड़ा भाई होता है, चाहे जैसा हो, नालायक हो, दुष्ट हो, जो भी हो, लेकिन बड़ा भाई बाप की तरह होता है। इन दोनों भाइयों को तनिक भी अपने भाई पर तरस नहीं आया कि ये वही भाई है जिसके हाथ पकड़कर हम खेलने जाते थे, जिसके जब भी कभी हमारा गांव में कभी झगड़ा हुआ तो सबसे बड़ा भाई है वो आगे ढाल बनकर खड़ा होता है। लेकिन इन 2 भाइयों को वो सब बातें भूल गई। याद रहा तो क्या, जमीन में हिस्सा कैसे मांग लिया। 4 बिस्वा की जमीन, 4 हिस्सा थे, लेकिन किसी में सब्र नहीं था। दोनों भाइयों ने, कहते हैं, फावड़े और कुदाल से सीधे, जब भाई जमीन पर गिरता है उसके ऊपर गर्दन पर ही मारा, और तब तक मारा जब तक कि उसकी गर्दन जो है उसके धड़ से अलग नहीं। वो वीडियो है हमारे पास, लेकिन वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इतना भयानक है कि संतोष की डेड बॉडी पड़ी है, उसका सिर जो है उसके अटा है, अलग कटा पड़ा हुआ है, वहीं उसकी पत्नी जो है और उसके बच्चे जो हैं अपने पिता की लाश पर रो रहे हैं। इतना मार्मिक वीडियो है, देख लोगे तो आपकी आंखें बाहर आएंगी कि यार ये क्या इंसान है कि हैवान है, क्या जानवर है। जानवर भी शायद ऐसा ना करते हों। इस पूरे हत्याकांड के दौरान जब संतोष की पत्नी जो है अर्चना उन्हें बचाने के लिए आगे आती हैं तो ये उन पर भी हमला करते हैं, और जब देखते हैं कि चीख चिल्लाहट सुनकर, आवाज़ सुनकर जो है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तब दोनों भाई, उनकी पत्नियां जो हैं वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं।
इस दौरान जो है जो लोग थे उन्होंने देखा ये खूनी कांड, जमीन के लिए हुई जंग, तो उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले संतोष का देखा तो संतोष की मौत ही हो चुकी थी। अर्चना को जो है तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं दोनों बच्चों को अब माँ के साथ हैं, दोनों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने फोटो में देखा हो, कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उन दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। अब पुलिस की टीम जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं दोनों भाई का परिवार जो है फरार चल रहा है। ग्रामीणों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि संतोष की पहली शादी 1995 में हुई थी, लेकिन हालांकि कुछ साल बाद ही उसकी पहली पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई, वो रिश्ता बना नहीं। इसके बाद संतोष ने 2011 में जो है अर्चना से दूसरी शादी की। संतोष से अर्चना के 2 बेटे जय और जन्मेजय, हाँ जय और जय विश्वकर्मा और जन्मेजय विश्वकर्मा, एक 5 साल का बेटा है, एक 8 साल का बेटा है, एक बेटी है शायद, माफ करना। तो ये दोनों हुए। इसके अलावा नाम उनमें कंफ्यूजन है, एक बेटी है एक छोटा बेटा है, ये है मामला। तो ये पूरा परिवार संतोष कुमार का आप तस्वीर में देख सकते हो। संतोष है, उनकी पत्नी है, इसके अलावा एक बड़ा बेटा है, एक छोटी बेटी है, इसी तरह से है, या एक बेटा 2 बेटे हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन फिर भी हम आगे चेक करके बताएंगे क्या है। अब एक हंसता खेलता परिवार था, जमीन के लिए इस कदर, हाँ 2 बेटे हैं, माफ करना, ठीक है, एक 5 साल का बेटा है अभी, एक 8 साल का बेटा है। अब इस मामले में संतोष की पत्नी अर्चना ने जो पुलिस को तहरीर दी है उसमें 5 लोगों के नाम है। सबसे पहला है अशोक कुमार विश्वकर्मा, जो संतोष का छोटा भाई है, उम्र करीब 37 साल। दूसरा है विनोद कुमार विश्वकर्मा, ये संतोष अशोक से छोटा है, उम्र करीब 33 साल है। अशोक की पत्नी नीलम विश्वकर्मा और विनोद की पत्नी विनोद की पत्नी है, उसका भी नाम है। इसके अलावा अशोक का बेटा रोहित भी इस पूरे मामले में अर्चना ने नाम लिखा है। तो 5 लोगों के मुकदमा दर्ज है, 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। अर्चना अस्पताल में है और जो संतोष था उसकी तो मौत हुई गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं क्यों हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि इस तरह के मामले महज कुछ फीट की जमीन के लिए खूनी मामले बन जाते हैं। थाना महुआइमा के अंतर्गत आज सुबह 9 बजे के आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बादलपुर में मकान व पैतृक भूमि के बंटवारे को लेकर सगे भाइयों में वाद विवाद व मारपीट हुई है, जिसमें बड़े भाई जिसका नाम संतोष कुमार है की मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची तथा मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पैतृक जमीन पर पूर्व में बड़े भाई संतोष द्वारा अपना मकान बना लिया गया था तथा उसी जमीन में अन्य 2 भाई विनोद तथा अशोक द्वारा अपने हिस्से में मकान का निर्माण किया जा रहा था। उसी दौरान रास्ता छोड़ने को लेके संतोष तथा उसके 2 छोटे भाइयों के बीच में वाद विवाद और मारपीट हुई। उसी दौरान जो अशोक और विनोद द्वारा फावड़े से वार करके संतोष पे चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। शव का मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है, जहां पंचायत नामा भर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मृतक की पत्नी से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में एक संदिग्ध को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। इस मामले में जो आप देखें, कहा एक कुछ अच्छा चीज़ ये भी है कि कहा जा रहा है कि संतोष ने पहले भी अपना घर बनवा चुका था। ठीक है, अब ये सच है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि संतोष का घर पहले बन चुका था, यहाँ पर उन्होंने अपने लिए घर बनवा लिया था। उस दौरान पिताजी की मौत हो चुकी थी। तब संतोष ने अपने भाइयों से राय नहीं मांगी कि कैसे क्या घर बनवाना है, कहना है, अब पता नहीं सच है कि नहीं। और अब जब दोनों भाई घर बनवा रहे थे तो संतोष का शायद ये था कि उसके लिए सहन के लिए रास्ता, जो रास्ता चाहिए होता है उसको घर के लिए, वो रास्ता नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए संतोष जो था कि भाई तुम घर बनवाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सहन के लिए रास्ता, यानी आने जाने के लिए रास्ता तो दे दो। तो महज कुछ फीट की ज़मीन के लिए संतोष का कहना था। लेकिन बात वही यहाँ पर आ गई कि जब तुमने बनवाया, तुमने हमसे नहीं पूछा, तो अब हम बनवा रहे हैं तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो। इसी बात को लेकर पूरा झगड़ा चल रहा था। अब सोचिए, थोड़ा सा अगर सब भाई मिलकर विवेक से काम लेते, शांति से सब बैठते,
संतोष ने अगर बनवाया था सच में घर तो सबसे बड़ी गलती की। देखो, जमीन जायदाद के मामले ऐसे होते हैं कि इनके आगे जो है खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। लिहाजा दूसरी बात ये सोचना चाहिए कि जमीन के लिए कभी इतना ज्यादा मत हो जाओ कि मरने मारने पुतारू जाओ, क्योंकि मरने मारने पुतारू हो जाओगे तो जमीन वहीं रह जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। अब इस परिवार से सिंपल सा नॉलेज समझ लीजिए। अगर आपका जमीन का झगड़ा चल रहा है किसी अपने भाई चाचा से, तो बैठकर मामला सुलझा लो, नहीं तो बिक जाओगे। जिस जमीन के चक्कर में जितने की जमीन कीमत नहीं होगी उतना पैसा तुम कोर्ट कचहरी में लगा दोगे, और बाद में तुम्हारा जमीन हाथ में आएगा तब तुम यही सोचोगे यार इस जमीन के पाने के लिए हमने इतना खर्चा कर दिया और मिली कितनी जमीन, उससे कम में। यहां पर देखो, अब 4 भाई थे, चाहते बैठकर आराम से बात करते, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए। अगर आपको भगवान ये सोच के मान के चलिए, देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास कोई चीज आनी है, ठीक, आपके किस्मत में है, सुख है कि आपके पास 1-2 बीघा खेत हो, 1-2 बिस्वा बढ़िया जमीन होगी, तो वो आपके पास किसी तरह से आएगी। भले ही आप उसके लिए अच्छा तरह से कमाओगे और फिर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम लड़कर किसी से जमीन ले लेंगे, तो ना। अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है तो आप चाहे जितनी जान मरा लीजिए, आपके पास वो चीज़ आकर भी आपके हाथ से फिसल जाएगी। अब यहां पर देखो, जैसे ही 3 भाई थे मेनली, चौथा भाई का झगड़ा नहीं है, 3 भाई थे। 3 भाई बैठते बात कर लेते कि चलो ठीक है यार, संतोष कहता है यार हम थोड़ा अच्छा कमा लेते, ठीक है हमको तुम थोड़ा सा कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग अपना ठीक ठाक अच्छे से घर बनवा दो। थोड़ा सा जब दिल बड़ा करके काम चलते हैं तो दूसरों को भी लगता है यार देखो हमारा बड़ा भाई है, इतना कह रहा है, चलो ठीक है भाई, हम नहीं भैया बराबर बराबर हिस्सा लो, सबका अच्छे से घर बन जाए, सब लोग बढ़िया सुकून से रहो, आस पड़ोस में रहना है। ऐसा थोड़ी कि हमको किसी का हक मार के हम रह लेंगे ऐसे। किसी का हक मारोगे तो हमेशा दुखी मिलेगा, ठीक, अगर ये होता समझदारी वाली बात। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उनको लग रहा है कि हम बना लें, ऐसा करते हैं, ये एक हाथ भर की जमीन ऐसा करो और थोड़ा कब्जा कर लो, और थोड़ा कर लो, कर लिया कब्जा। अब इस जमीन को बताओ कौन वारिस बचा? बड़ा भाई मार दिया, 2 छोटे भाई वो दोनों फरार हैं। आज नहीं कल या तो पुलिस की गोली उनके पैर में लगेगी या सीने में लगेगी। पैर में मान लो नहीं, सीने पर नहीं लगेगी क्योंकि इतना बड़ा मामला नहीं हो गया है, पैर में गोली लगी, जेल तो जाओगे, जेल जाओगे, जेल से बाहर आने के लिए वकील करना पड़ेगा, जमानत करानी पड़ेगी, तुम्हारा कितना पैसा खर्चा होगा। इतनी एक हाथ की जमीन के लिए तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब उस एक हाथ की जमीन तुम हासिल भी कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा पैसा, मतलब तुम्हारी जितनी जमीन होगी उतने 4 बिस्वा जमीन थी, 4 बिस्वा में 4 भाई थे, कीमत गांव की जमीन की 5 लाख रुपए है। उस 4 बिस्वा के प्लाट का कीमत जो है अभी 5 लाख रुपए चल रहा है, 5 लाख रुपए है। अब दोनों भाई की जमानत के लिए सोचो कितना पैसा लग जाए। दोनों भाई जेल से छूटने के लिए वकील से जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा का पैसा तुमको लग जाएगा, और उसके बाद भी तुम्हें जमीन का हिस्सा अलग देना ही पड़ेगा। जेल में जिंदगी जो गुजारोगे वो अलग से बेकार। जिंदगी में तुम्हारे हमेशा के लिए एक दाग लग गया कि ये भाई के हत्यारे हैं। तुम्हारे घर में कोई भी अपना रिश्ता नहीं करना चाहेगा, तुम्हारे घर से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जो आदमी अपने भाई की हत्या कर सकता है, उस आदमी के घर का आदमी पानी पीना नहीं पसंद करता, क्योंकि वो आदमी के ऊपर कोई भरोसा नहीं जता सकता, और जिसके यहाँ कोई भरोसा नहीं करेगा उसके यहाँ कोई कभी अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता भी नहीं करेगा। तुम समाज के लिए कलंक बन के रह जाओगे और कुछ नहीं हाथ आएगा। मतलब जितने की तुम जमीन नहीं हथिया पाए उससे बुरा तुम्हारा नाश हो गया। अब कल को तुम इस जमीन पर रहोगे भी, मान लो 8 से 10 साल बाद तुमको जमानत मिल जाती है, तुम आके इस घर में रह रहे हो, इस घर में बगल में वो 2 बच्चे जो आज 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, कल को वो 18-20 साल के होंगे, उनके दिमाग में ये महज हमेशा रहेगा कि इन्होंने हमारे पापा को मारा है। ठीक है, अगल बगल रह रहे हो 3 लोग, तीनों लोग एक दूसरे के हमेशा डर सताता रहेगा कहीं ये दोबारा ना हो जाए। पिछली बार हमने इसके बाप को मारा था, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें मार दे। ठीक, तीनों हमेशा डर के साए में जिंदगी, कभी भी खुशहाल होकर जी ही नहीं सकते।
क्योंकि जिस घर के बनने में इतना बड़ा कांड हो जाए, वो उस घर में कभी खुशियां कदम रख ही नहीं सकती। सीधी सिंपल बात। थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो। अरे यार, एक उंगल लेके चला जाएगा, कौन सा तुमको फकीर बना देगा? तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम मेहनत से कमाओगे, तुम 100 गज का दूसरा प्लाट खरीद लोगे बाहर। अच्छा, अब यहां पर औरतों वाली क्या बात हम करते हैं। औरतों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो चीजों की गंभीरता को नहीं समझती। उनको लग रहा है कि उनका पति जो है भाइयों से इतना ज्यादा थोड़ा सा वो करता है तो बोल नहीं रहा है, तो वो उसके दिमाग में रोज रोज खिटिर खिटिर, तुम्हारा भाई देखो ऐसा कर लिए, तुम्हारा भाई ऐसा कर रहे, तुम्हारा भाई ये नहीं कर रहा, तुम्हारा भाई वो नहीं कर रहा। रोज रोज दिमाग में ये बात जो घूलना ना, आप ये मत सोचो कि आप अपने भाई पति को समझदार बना रही हो, अपने पति को समझदार नहीं बना रही हो। अपने पति के दिमाग में जो सुकून से काम कर कर अच्छे से अपने घर को चला रहा है, उसके कान में आप जहर घोल रहे हो, उसके दिल में नफरत भर रही हो। जिस दिल में नफरत भरेगी वो दिल कभी आपको भी सुख नहीं रखे, क्योंकि उसके जहां पर जहर होगा, उसके जहर के प्रभाव में जो भी लोग होंगे सबको उसका जहर झेलना पड़ता है। पत्नियों को इस चीज को समझना चाहिए कि हर चीज में बार बार काएं 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 करना ठीक नहीं होता। अब देख लो, तुमने ही भरा उसके दिमाग में, जाओ लड़ो लड़ो, अपने भाई से लड़ो, कैसा तुम्हारा भाई बनवा ले रहा है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम्हारा छोटे भाई होकर इतनी हिम्मत कैसे हो रही, कैसे बना। अब जाके आके लड़ा, वो क्या मिला? खत्म हो गए। अब तुम सुकून से हो। अब तुम पछता रही हो, हमने क्यों कहा, हमने क्यों बोला, ना आते तो अच्छा होता। किसने उसे इतना ज्यादा उकसाया होगा कि वो यहां आ गया। मुंबई में अच्छा खासा कमा रहा था। आप तस्वीर देख सकते हो कि मॉल में वो घूम रहे हैं, अपने बेटा बेटी को लेकर मॉल में किसी अच्छी जगह पर बच्चे को लेकर गया हुआ है। तो अगर अच्छा कमाना रहा होता तो ये करता, और अगर अच्छा कमाता तो जितने जमीन के टुकड़े के लिए तुम लड़ रही हो, उससे ज्यादा वो कमा कर खरीद सकता था अगर जिंदा होगा। लेकिन अब मर गया, अब कर लो। अब तुमको खुशी मिल गई उस जमीन के टुकड़े के लिए, अब मनाओ उसमें जश्न। एक इतने हाथ के जमीन के टुकड़े के लिए अब मनाओ जश्न। लड़ा दिया तुमने भाई भाई को। उधर से उनकी पत्नियां भी उनको कस रही होंगी, अरे जब हुई तो बनवा लिए, तब तो नहीं पूछे तुमसे कि भैया छोटे भाई हम बनवा रहे हैं, ऐसा बनवा लेते कि नहीं। अब तुम वो भी बनवाओ, तुम भी करो अपनी मर्जी। अब आएंगे तो देखा जाएगा, सब भिड़ गए होंगे। इधर से इनका पति पत्नी लड़ रहे होंगे, उधर से उनकी पति पत्नी लड़ रहे होंगे, उधर से उनका पति पत्नी लड़ रहे होंगे। सबको ये नहीं था कि अगर इस चक्कर में कहीं कुछ मामला बढ़ा तो फिर किसके हाथ ही जमीन आएगी जिसके लिए हम लड़ते जा रहे ना। अरे हमसे नहीं पूछे तो हम काहे पूछे, हम भी बनाएंगे अपना, हम भी करेंगे। लोग कर लो, सब लोग अपना। जमीन वही रह गई, गांव वाले तमाशा देख रहे, भाई भाई लड़ मरे। अब गांव वाले जानते हैं ये जमीन माटी मोल जाएगी, इसको कोई खरीदेगा नहीं। जहां पर खून बहता है उस जमीन को कोई नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि ये जो जमीन है ना, ये शापित हो गई, ये और भी आगे खून बहाएगी जमीन। ये जमीन का पहला खून का कतरा नहीं है कि यहाँ पर मामला खून शांत हो गया, इसके लिए और भी ज्यादा खून बहेंगे और आगे हमेशा अब इस परिवार में नफरत की आग जलती रहेगी। ये 2 बच्चे जो हैं, इनके दिल में नफरत भरेगी कि हमारे चाचा ने हमारे पापा को मारा है। कल के शायद कोई बड़ा जो लड़का बने, उसके दिमाग में ये फितूर भर गया कि हमको बदला लेना अपने पापा की मौत का, तो वो भी बदला लेगा। अब वो बदला लेगा तो इनके घर में भी बच्चे होंगे, उनके दिमाग में आएगा कि हम भी अब बदला लेंगे। तो ये बदले की आग कभी नहीं शांत होगी, और एक जमीन के टुकड़े के लिए कितने लाशें गिरेंगी कोई भरोसा नहीं। लता जी धन्यवाद। तो अरे थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो यार, है? अपनी कमाई पर भरोसा रखो। और हम तो ये कहते हैं कि माता पिता जो होते ना, अपने सामने अगर तुमको पता है भाई मरोगे तुम है ही है, तुमको दिख रहा है तुम्हारे बच्चे हैं, जिंदगी किसी की हमेशा के लिए नहीं होती, तो अपने रहते में बच्चों को बैठा के एक बार सामने आमने कि बैठा ऐसा है, देखो भाई हमारी जिंदगी अब 50-60 साल की पूरी हो गई। अपने चारों भाई बैठो, बात कर लो, कहाँ कौन कैसे क्या बनाएगा, शांति से बात करो, कोई झगड़ने की जरूरत नहीं, और थोड़ा सा हमी गमी सहने की जरूरत रखो। ठीक है, सब एक भाई, जब उंगली भगवान ने एक बराबर आपको नहीं दी हैं तो सब चीज एक बराबर कैसे बढ़ सकती है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई, छोटा भाई है, चलो यार दे दो, दिल करके ले लो, छठी भाई तुम खुश रहो,
तुमको इतना चाहिए ले लो, हमको अपने ऊपर भरोसा है, हम उससे ज्यादा कमा के खरीद सकते। खुश रहो। जब तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम जब अब मान लो 4 भाई हैं, 4 घर बनते, चारों भाई अगर खुशी खुशी होते तो वो घर कितना मजबूत बनता, बंटने के बाद भी वो घर एक जैसा रहता। अब ये 4 घर हैं, बट गए हैं, लेकिन चारों के दिलों में नफरत है। वो 4 घर नहीं, वो समझ लो 4 टूटे हुए हिस्से हैं, और एक जो टूटा हुआ चीज होती ना, वो कभी भी भरभरा के गिर सकती है, वो बहुत कमजोर हो जाता है। कहीं कभी खुशियां रह ही नहीं सकती वहां, कभी एक दूसरे के साथ खुशी होकर गले आस पड़ोस के लोग के साथ तुम जो मिल नहीं पाओगे, तो तुम पड़ोसियों से क्या उम्मीद कर सकते हो कि गांव वाले तुम्हारी क्या मदद करेंगे। कितना घिनौना कांड है ये कि जब भी हम इस तरह की सुनते हैं कि जमीन के लिए, पता चले इतनी जमीन के लिए जो है लड़े मारे, एक हाथ की जमीन होती है, इस जमीन के लिए वो अड़ गए कि ना हमको ये कैसे, हम नहीं छोड़ेंगे। कई जगह तो भाई ऐसा कहते हैं, हम 1 अंगुल जमीन नहीं एक्स्ट्रा देंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे, मर जाओ बर्बाद हो जाओ चाहो। अब देख लो दोनों भाई भागे भागे बढ़ रहे हैं, परिवार भागा भागा फिर रहा है, कहीं गए होंगे, मैके गए होंगे, ससुराल गए, कहीं भागे, जब भागते रहोगे कब तक भागोगे, एक न एक दिन तो पुलिस के हत्थे चढ़ोगे ही चढ़ोगे। पैर में अगर गोली पड़ी तो उसका खर्चा अलग से, जेल जाओगे उसका खर्चा अलग से, कोर्ट कचहरी कराओगे अपने आप को छुड़ाने के लिए, वकील को पैसा दोगे उसका पैसा अलग से, और तुमने तो हत्या की है तो जमानत इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, 8-10 साल जमानत मिलने में लग जाएंगे, और जमानत मिलने के लिए भी जो पैसा लगेगा, तुम्हारी उस पूरी ज़मीन के पैसे से ज़्यादा तुम्हारा पैसा खर्चा हो जाएगा। बाद में आके बैठोगे तो अपना माथा पकड़ के बैठोगे कि हे भगवान ये क्या कर दिया, अपने बड़े भाई, अपने बाप जैसे बड़े भाई को मार डाला, जमीन भी हाथ नहीं आई, और जिस जमीन के लिए लड़ रहे थे अपने पास से उतना पैसा चला गया। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तरस नहीं आया यार कि ये बच्चे हमारे ही बच्चे जैसे हैं, चाचा कहते हैं, सगे चाचा हो तुम उनके, तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे तुमको दिक्कत थी, तुम कोर्ट कचहरी करा लेते जाके, भैया नपवाएंगे हमको, सरकारी बंटवारा होगा। मार डाला तुमने अपने बड़े भाई को, और अब क्या मिलेगा ये बताओ उस जमीन से। किसी के हाथ क्या आएगा, ना संतोष के हाथ कुछ आएगा, ना उन दोनों छोटे भाइयों के हाथ कुछ आएगा, ना अर्चना के हाथ कुछ आएगा, ना उन दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों के हाथ कुछ आएगा, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आएगी। तो हाथ जोड़कर भाई हो तुम, अगर तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे भाई से जमीन के लिए कम से कम विवाद चल रहा हो, तो दिल खोल के कहो ठीक है भैया, आपको लग रहा है कि हमने ज़्यादा हड़प लिया, ले लो, आप अपना हिस्सा ले लो, खुश रहो बस, दिल में नफरत न मानो। और यकीन मानिए, अगर आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी दिल में आपके लिए नफरत लेकर बैठा है तो आप खुशहाल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो नफरत है ना, वो इंसान को इस कदर अंधा बना देती है कि फिर वो किसी हद तक चला जाता है। और अगर आपके पड़ोस में बैठा ही आदमी आपके लिए इतनी ज़्यादा नफरत बैठा है, तो किसी न किसी दिन कुछ ऐसा कर देगा। कहो, कई बार होता है बच्चों को मार देते हैं नफरत में आकर कि इसको तकलीफ पहुंचानी, क्या करें, अच्छा ये अपने इसका एक ही बेटा है, इसको मार देते हैं तो सारा इतना दर्द से तड़पेगा कि तड़प तड़प के मर जाएगा। बताओ क्या कर लोगे आप? हमेशा अपने बच्चों की, अपनी या अपनी पत्नी की सुरक्षा कर पाओगे जब पड़ोस में ही नाक बैठ जाए? तो पड़ोस में हमेशा कहते हैं इसीलिए अच्छे आदमी को बिठाओ, ऐसे आदमी बिठाओ जो आपसे प्यार करे, जो नफरत न करे। और इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता कि आपके पड़ोस में आपका भाई हो। बस आपको थोड़ा सा दिल खोलना पड़ेगा, आपको अपनी किस्मत, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आप अपने भाई को कीजिए, हाँ भैया ठीक है, खुश रहो, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहो, ले लो ठीक है। अगर आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी आपके पास आपका भाई है और वो आपसे खुश है, तो फिर सोचिए, आप कमाई भी अपना पूरा फोकस लगा सकते हैं, आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भाई संभाल लेगा। क्योंकि यार मेरा भाई है, उसने हम पर देखो इतना भरोसा करता है कि हमको जो हमने कहा वो उसने कर दिया। तो उससे बड़ा सिक्योरिटी वाला सुरक्षा कवच आपको कोई मिल नहीं सकता आपके भाई से बढ़कर। अगर आपका भाई आप पर बस भरोसा करे, आपके भाई के दिल में आपके लिए जलन ना हो, प्यार हो, तो थोड़ा सा इस चीज को सोचो कि एक नफरती आदमी से अच्छा है एक प्यारा आदमी आपके पड़ोस में हो, आपके बगल में हो।
ताकि आप जब घर से काम पर निकलें तो आपको आपके परिवार की चिंता न सताए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस भाई से हमारा झगड़ा चल रहा वो घर में घुसकर हमारे बच्चों को मार डाले, हमारी पत्नी को कुछ कर दे। डर रहेगा ना हमेशा। आप काम पर जाओगे, आपका ध्यान काम पर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप यार हमारा भाई से तो बहुत झगड़ा हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा नफरत हमसे करता है, कहीं कुछ करना दे। नफरत बहुत खराब चीज़ है, वो एक सीधे साधे इंसान को एक जहरीले इंसान में बदल कर रख देती है। नफरत और जलन ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी को हैवान बनाने में बस चंद मिनट लगाती है। तो थोड़ा सा सब्र कर कर नफरती इंसान से ज़्यादा एक प्यारे इंसान को अपने पास जगह दे दोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरा ये मानना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।